Hello everyone, welcome back to my channel. This is श्रुति झा, थर्ड ईयर मेडिको एट IGIMS पटना। और आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी कि मेरी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी क्या थी फॉर पैथो। स्पेसिफिकली ये वीडियो पैथो को डेडिकेटेड है। आपके रिक्वेस्ट में ये वीडियो बनाया मैंने आज कि पैथो को मैंने कैसे टारगेट किया था लास्ट मंथ में, ठीक है ना। एंड आई गॉट गोल्ड मेडल इन माई यूनिवर्सिटी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ नंबर 1 पॉइंट क्या है कि आपको जो भी चैप्टर, अगर आपके अभी तक कोई चैप्टर है जो अनटच्ड रह चुके हैं, ठीक है ना, आपको सबको पहले कवर करना है, ठीक है। अब देखो मोस्ट ऑफ द पीपल के कौन कौन से चैप्टर्स छूट गए होंगे मैं बताती हूँ। रीनल तक सबने कर लिया होगा, उसके बाद मेल जेनिटल, फीमेल जेनिटल, स्किन, आई, CNS, PNS, ये सारे एंडोक्राइन, ये सारे चैप्टर्स हैं जो लास्ट में इतने सारे हैं कि लोग के छूट जाते हैं, क्योंकि CVS, रीनल, GIT, SP ये सब करने में, हेपाटोबिलियरी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एग्ज़ाम रहते हुए भी स्टूडेंट्स के छूट जाते हैं कि कोई बात नहीं है, बाद में देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे चैप्टर्स छोटे छोटे हैं लेकिन हाई यील्ड चैप्टर्स हैं। ब्रेस्ट स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड चैप्टर है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है, और एंडोक्राइन भी, ठीक है। तो आपको इनमें अब क्या करना है, तो अगर मान लो आपको कोई मेजर चैप्टर भी छूट गया है, मान लो सपोज करो कि आपका रीनल भी अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो आपको डिसहार्टेंड नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। बस एक दिन बैठना है, 1 से 2 दिन में आपका कवर हो जाएगा। आपको क्या करना है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अभी एक PDF शेयर कर देती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने बताया कि मेरे IGIMS यूनिवर्सिटी में जितने भी अभी तक 2011 बैच से लेकर 21 बैच के जितने भी क्वेश्चन थे, उसको मैंने सेग्रीगेट करके उसमें चैप्टर वाइज डाला है। तो वो तो मेरे यूनिवर्सिटी का हो गया। बाकी अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जैसे AKU में ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो एक बार आप अपने सीनियर्स से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर सबके पास होता है, सारे सीनियर से आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। तो आपको क्या करना है ना कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को एकदम स्मार्ट वर्क करके उसको कवर करना है। कैसे, देखो अब क्या क्या आपके क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। एक तो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन, MCQs और क्लिनिकली ओरिएंटेड केस बेस्ड क्वेश्चंस। हम सब पे एक एक करके बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो जैसे आपने मान लो कि आपका चैप्टर छूटा है एंडोक्राइन का आपने सबसे पहले देख लिया प्रीवियस ईयर। अब आप उसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ोगे। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने स्टार्टिंग से रॉबिन्स पढ़ा है और आपका पूरा रॉबिन्स कवर्ड है, देन दैट्स वेल एंड गुड, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप मीडियोकर हो, जैसे मेरा भी ऐसा था कि फर्स्ट पार्ट तो रॉबिन्स का पढ़ लिया अच्छे से, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में दिक्कतें आने लगी क्योंकि टाइम बहुत कम हो गया। तो क्या कर सकते हैं, अब लास्ट मंथ है रॉबिन्स पढ़ने का, तो रिस्क नहीं ले सकते ना, इतना अभी टाइम नहीं है कि रॉबिन्स पढ़ें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, रामदास नाइक टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी। इट्स अ ब्रिलियंट बुक, लिटरली। मेरे को ना लास्ट मंथ में इस बुक के बारे में पता चला था एंड आई वाज लाइक कि काश मेरे को कोई पहले बता देता। ये बुक बहुत अच्छी बुक है। इसमें शॉर्ट नोट के लिए मतलब इतना स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल बुक एंड इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ शॉर्ट नोट, यू कैन से अ समरी ऑफ रॉबिन्स। डेफिनेटली मतलब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। बेटर देन हर्ष मोहन आई कैन से। ये रामदास नाइक इज़ अ वेरी गुड बुक, ठीक है। तो आप उसमें शॉर्ट नोट्स, उसमें जैसे मान लो एंडोक्राइन पढ़ना है तो इंपॉर्टेंट जैसे है डायबिटीज़ है, ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड का पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट है आप उसमें जाएंगे और उसका जो है शॉर्ट नोट्स, उसको उस पार्ट को मान लो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप नोट्स बना लो। टोटली डिपेंड्स अपन यू कि आपको कैसे अच्छा लगता है। किसी लोग को किसी का आदत होता है कि पूरा शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो आप लिख के भी बंद कर सकते हो, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके PDF वगैरह बना लो, जैसे भी करना है आपको। लेकिन हाँ, कवर करो, प्लेज लो कि हाँ मेरे को जल्दी से जल्दी कवर करना है, 1 वीक में जितना भी चैप्टर्स बचा है सबको कवर कर लेना है। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करना है, क्योंकि फाइनल रिवीजन स्टार्ट करने से पहले सारा एक बार पहले से तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबको अच्छे से कवर कर लो। शॉर्ट नोट्स के लिए तो रामदास नाइक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें शॉर्ट नोट और लॉन्ग नोट दोनों के लिए, हम लोग रामदास नाइक से कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं तो रॉबिन्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रॉबिन्स तो ऐसे बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड बुक है। लेकिन अगर आप लास्ट मंथ में कुछ नहीं पढ़ पाए रॉबिन्स से, तो आप क्या कर सकते हो कि जितने भी उसमें डिफरेंस बिटवीन के टेबल्स हैं और डेटा जो इंपॉर्टेंट है हिमैट का, जैसे कि हेमाटोक्रिट का वैल्यू, PCV, MCV, हेमोग्लोबिन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड मेमोराइज इट, ठीक है ना, एंड शुड मेमोराइज इट बाय हार्ट। एंड वो जो टेबल बना हुआ है ना रॉबिन्स में, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन के टेबल्स जैसे कि नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्राइटिक सिंड्रोम, क्रॉन्स डिजीज वर्सेस IBD, ये सारे बहुत हिट क्वेश्चन है गाइज, ट्रस्ट मी। आपको जो भी डिफरेंस बिटवीन है ना, आपको रॉबिन्स से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मैम पढ़ तो रहे हैं
डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं एग्जाम में, लेकिन मार्क्स अच्छे से नहीं मिलता। 5 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन है तो 2-3 मार्क्स ही मिलता है। तो मैं बता दूं कि उसमें अच्छा पॉइंट लिखोगे अगर आप डिफरेंस बिटवीन का, तो ही आपको मार्क्स कंसिडर किया जाता है मार्क्स के लिए, कुछ भी लिखने से नहीं मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स पता है, जैसे IBD और क्रॉन्स डिजीज़ के बीच में मतलब आई थिंक 20 पॉइंट्स होंगे डिफरेंस के, तो एटलीस्ट आप 15 भी लिख दोगे ना तो आपको फुल मिल सकता है। तो जिसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स पता है डिफरेंस बिटवीन का, अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि 4 ही लिख करके छोड़ देना, जितना पता है ना उससे उतना लिखना। तो ये कैसे होगा, टाइम मैनेज करोगे तब आपको डिफरेंस बिटवीन ज़्यादा लिखने का टाइम मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पैथो में, उस पर भी बात करेंगे। तो ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन बता दिया आपको कि आपको रॉबिन से डिफरेंस बिटवीन के टेबल्स देखने और हिमैटोक्रेट और हिमैट का पूरा डेटा आपको रॉबिन से देखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के लिए आप रामदास नाइक से पढ़ सकते हैं। और फिर थर्ड थिंग इज कि अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आ जाएं, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि बहुत सारे लोग का ये कंप्लेन रहता है कि मैम समझ नहीं आता कि डायग्नोसिस कैसे बनाए, क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आ रहा है कि क्या डायग्नोसिस हो। कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें AML, ALL, CML, CLL, ठीक है ना, उसके बाद फिर रीनल में भी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं बताऊँ, मेरे क्लास में रीनल में मेरे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था, नेफ्राइटिक सिंड्रोम का वो क्वेश्चन था, और बहुत लोगों ने मिसडाइग्नोज करके नेफ्रोटिक लिख करके पूरा आंसर नेफ्रोटिक पे लिख दिया और 12 मार्क्स पूरा डिडक्ट हो गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक बहुत अच्छी क्लिनिकल क्वेश्चंस जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसकी एक PDF है मेरे पास, लिंक मैं शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देखना। उसमें चैप्टर वाइज ना क्लिनिकल क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना, आपने हमेशा से अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, तो आप एक बार जैसे रीनल पढ़ा तो रीनल के क्वेश्चन देख लिए डायग्नोज कर लिया खुद से, बहुत अच्छी बात है। एकदम नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्या कर सकते हो, फ्रेंड्स, 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप होगा आपका, या तो मतलब कांटेक्ट करो, सबसे ग्रुप बनाओ। ठीक है, बैठो, मिल करके क्वेश्चन पढ़ो और सोचो कि क्या हो सकता है डायग्नोसिस, और उस पर आओ। डायग्नोसिस बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायग्नोसिस गलत हो जाएगा तो फिर जितना भी आप लिखोगे आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है नेफ्रोटिक है, नेफ्राइटिक लिख दिया अगर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात, है ना। तो मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं क्या करती थी ना, तो मैं मतलब जो PDF जो शेयर करी उससे तो पढ़ती ही थी, उसके अलावा जितने मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो केसेज आए हुए थे उन सब का मैं स्क्रीनशॉट लेके रखती थी, गूगल लेंस पे जाती थी, सबको कॉपी करती थी टेक्स्ट को, और मेटा पे, व्हाट्सएप पे जो मेटा है ना उस पर पेस्ट करती थी, और उसमें बोलती थी कि इसको सिस्टमैटिक वे में लिखो, और उसमें जो भी आंसर आता था ना उसको मैं एकदम अच्छे से पढ़ लेती थी। और सच बताऊं तो मेटा की वजह से मेरा क्लिनिकल क्वेश्चंस में आंसर्स लिखने की जो स्ट्रैटेजी है ना, वही मतलब अच्छी बनी है, और उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए मेटा की वजह से। तो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप AI को भी फॉलो कर सकते हो। हाँ, बस डेटा का ध्यान दे देना कि डेटा सही हो। बाकी जो भी डायग्नोसिस वगैरह वो सब बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। तो मैं लॉन्ग क्वेश्चंस और मतलब जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते थे उसके लिए मेटा फॉलो करती थी। और हाँ, बहुत लोग ये बोलेंगे कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन है मैम, तो उसमें 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज लोग लिखने लग जाते हैं, कहानी करने लग जाते हैं, और उसमें उनका मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद का बताऊँ, मैंने बस टू द पॉइंट आंसर लिखा था। जैसे एक क्वेश्चन था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे, हमारे एग्जाम में आया था, तो उसमें मैंने एक पेज में पूरा लिख दिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नेक्स्ट पेज में उसका पूरा डायग्राम्स बना दिया, जितना भी डायग्राम्स था, ठीक है ना, PBS फाइंडिंग का, और उसके बाद जो भी था मेरा, ठीक है, बोन मैरो फाइंडिंग का, सबका डायग्राम मैंने बनाया। तो उसमें मेरे को मैक्सिमम मार्क्स मिला। वैसे बीटा थैलेसीमिया का था, पूरा पैथोजेनेसिस जो रॉबिन्स में बनाया हुआ है ना वैसा पूरा बना दिया, और उसमें मेरे को मैक्सिमम मार्क्स मिला। मैंने कहानी नहीं की, मैंने टू द पॉइंट आंसर लिखा। और आपको बता दो, एग्जामिनर को टू द पॉइंट आंसर्स ही चाहिए। आपका जो कहानी अगर आप लिख दोगे ना, वो एक पेज पढ़ लेगा ना तो समझ जाएगा कि नेक्स्ट में क्या लिखा होगा, और वो एवरेज मार्किंग कर देते हैं, वो पढ़ते भी नहीं है। और आपका क्या हो रहा है, उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है। आप वहाँ बाकी क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट में, उसमें 4 पॉइंट ज़्यादा लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। तो स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। लॉन्ग में ज़्यादा टाइम दे के, शॉर्ट नोट 6 नंबर का है, उसमें आधा ही पेज लिख पा रहे हैं, थोड़ा ही सा लिख पा रहे हैं, या डिफरेंस बिटवीन में 4 नंबर का है तो 2 ही पॉइंट लिख पा रहे हैं, टाइम नहीं, और MCQs छूट गया, तो फिर ये क्या मतलब है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको वैसे भी 12 मार्क्स में अगर आप बहुत अच्छा लिख भी देते हो ना, ब्रिलियंट वे में आप लिख भी देते हो, तो आपको 12 में से 8 या 9 से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो। इससे अच्छा है कि वो टाइम बाकी क्वेश्चंस में लगाओ, शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा अच्छे से लिखो, डायग्राम्स वगैरह ऐड करो क्वेश्चन में, तो फिर आपका उसमें स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात, डिफरेंस बिटवीन की बात कर ली, शॉर्ट नोट की बात कर ली, केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर ली, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना ये बात कर ली। अब नेक्स्ट क्या आता है, MCQs। सीरियसली बताऊँ तो मतलब मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट है वो,
कोई भी एग्ज़ाम का। हम लोग सोचते हैं कि या कोई भी सब्जेक्ट का कि अरे यार छोड़ो ना, MCQs के लिए क्या पढ़ेंगे, मतलब MCQs तो बना ही लेंगे, पूछ लेंगे 10 नंबर का है, तो वो पूछने वगैरह के भरोसे पे तो मत जाओ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त जो बोले वो सही ही हो, ठीक है ना, हो सकता है वो गलत हो। और टाइम, और अगर एग्जामिनर स्ट्रिक्ट हुआ तो वो आपको पूछने का मौका नहीं मिलेगा। अगर लक खराब हो, फर्स्ट बेंच पर बैठ गए तो फिर ऐसे ही भी बर्बाद है। तो खुद से पढ़ के जाओ, ठीक है ना, खुद पे भरोसे करके जाओ। मैं बताती हूँ एक बुक का नाम, स्पर्श गुप्ता एंड गोविंद रायगढ़ की बुक है, ठीक है ना, रिव्यू ऑफ पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। उसका लिंक मैं शेयर कर दी हूँ, बहुत ही अमेजिंग बुक है। इसमें हर चैप्टर की समरी दी हुई है और लास्ट में MCQs दिए हुए हैं। तो आप ये MCQs चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो और समरी भी चाहो तो पढ़ सकते हो। और एक और बुक है हर्षमोहन, ठीक है, हर्षमोहन में भी बहुत अच्छे से MCQs वगैरह दिए हुए हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपन यू कि आपको कैसे करना है। या तो अगर मैरो वगैरह कोई सब्सक्रिप्शन लिया कर सकते हो उसको फॉलो, लेकिन अभी वो ज़्यादा टफ साइड हो जाएगा। तो मैं थोड़ा ईजियर जो MCQs जो आते हैं ना, 10-11 MCQs आते हैं, उसमें 6-7 MCQs ईजी होते हैं जो सबसे बन सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी होते हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे, और हाँ, प्रीवियस ईयर में जो MCQs आए हैं ना, उन सबको भी प्रैक्टिस कर लो। मैंने वो भी प्रैक्टिस कर लिया था MCQs, मैंने कुछ नहीं छोड़ा था कि नहीं MCQs भी प्रैक्टिस कर लेते, टाइम मिला तो क्यों नहीं उसको वो करें, ठीक है। MCQs भी प्रैक्टिस किया था, तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है कि एग्जाम पेपर में अगर हम लाइन डायग्राम्स बनाते हैं, HNE डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। HNE पेंसिल नहीं है तो खरीद लेना, ठीक है। और या तो एकदम अच्छे वाले जो पेंसिल्स होते हैं ना, जो एग्जाम में टूटे ना, क्योंकि बहुत सारे 10-15 रुपये जो पेंसिल होते हैं वो टूट जाते हैं, वैसे पेंसिल्स पे भरोसा करके मत जाना। अच्छी क्वालिटी के कलर पेंसिल्स लेना, जाना एग्जाम में, एग्जाम पेपर लिखना, उसको हाईलाइट करना। एग्जाम में कैसे लिखना है उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, फिर भी बता रही हूँ कि जैसे क्वेश्चन आया ना, लॉन्ग क्वेश्चन, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आया 2 पेज में ही लिखा, लेकिन उसमें अगर डायग्राम बना दिया, जैसे मेरे क्वेश्चन में आया था बीटा थैलेसीमिया पे क्वेश्चन आया था, बीटा थैलेसीमिया मेजर पे, तो मैंने क्रूकट अपीयरेंस ऑफ स्कल में स्कल का पूरा डायग्राम बना दिया था, एक्सरे वाला, ठीक है ना। तो ये सब करोगे ना तो एग्जामिनर पहला क्वेश्चन देख के ही इंप्रेस हो जाएगा कि वाह क्या बच्चा है, मतलब कितने अच्छे से लिखा है, ठीक है ना। और जैसे कि क्वेश्चन आया कोई भी, जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पे क्वेश्चन आया, तो मेरे को कैसे स्क्वामस सेल दिखता है HNE वाला जो माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है, तो माइक्रोस्कोप पर डायग्राम बना दिया। तो जो डायग्राम है ना, मैंने कहाँ से प्रैक्टिस किया था बताती हूँ, हर्षमोहन से। हर्षमोहन में बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बना हुआ है, आप देखोगे रॉबिन्स में वही फोटो दिया हुआ है, तो हर्षमोहन में वो पेंसिल डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो हर्षमोहन को आप डायग्राम बनाने के लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारी बात कर ली आपसे कि लॉन्ग क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन करो, जो मैंने PDF दिया है उसको फॉलो करो, और जो है मेटा से या ChatGPT से भी एक आप आंसर निकाल कर ले सकते हो, क्योंकि कुछ उसमें अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है कि डायग्नोसिस में क्या 10 अलग डायग्नोस्टिक मेथड्स हो सकते हैं, ऐसा ऐसा, तो आपको सब नहीं पता होगा। ऑफकोर्स हम लोग अभी क्लिनिशियन नहीं है तो इतना हम लोग को नहीं पता, तो मेटा हेल्प कर देगा आपको। तो एक बार पढ़ लोगे तो अगर मान लो क्वेश्चन रिपीट हो गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सिमिलर ही होते हैं सारे कॉलेजेस में, जैसे पूछते हैं क्वेश्चन तो अलग नहीं हो जाएंगे ना, वही सारे हैं जो हमेशा से आ रहे हैं आपके कॉलेज में, ठीक है। ये हो गया। सेकंड मैंने बताया शॉर्ट नोट्स के लिए आप रामदास नायक पढ़ सकते हो। डिफरेंस बिटवीन के लिए सारे रॉबिन्स के टेबल्स अच्छे से मेमोराइज कर लो। फोर्थ बताया आपको कि एक तो शॉर्ट नोट्स में डायग्राम्स वगैरह ऐड करो, ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स के लिए राइटिंग अच्छी कर लो, ठीक है। और पॉइंट टू द पॉइंट लिखो, स्टेप वाइज, मतलब पॉइंट वाइज लिखो, पैराग्राफ में मत लिखना। और सब कुछ उसका लास्ट में MCQs के लिए आप अपने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस में MCQs आए उनको फॉलो कर लो और उनको प्रैक्टिस कर लो। और जो मैंने बुक बताया जिसका लिंक दे रही हूँ, ठीक है ना, स्पर्श गुप्ता की बुक में MCQs जो दिए हुए हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था कि जो जितने भी चैप्टर हैं आपके, जितने भी आपका पोर्शन है उसको पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो, रिवाइज उसके बाद करना। ऐसा नहीं कि कुछ अनटच रह गया, जैसे आई है, स्किन है, ये सब लोग छोड़ देते हैं कि क्या पढ़ना है, तो उसमें 2-2 ही 3-3 टॉपिक पढ़ना है। जैसे आई में अगर आपका रेटिनोब्लास्टोमा पढ़ना है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, स्किन में आपका बेसल सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा हो गया, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, तो 2-3 टॉपिक है, करके जाओ, कवर करो। मैं तो बता रही हूँ ना, मैंने सारे जो माइनर चैप्टर्स है ना लास्ट के सारे रामदास नायक से किया था, एंडोक्राइन जो है प्रियंका सचदेव से किया था, और मैंने कौन कौन से चैनल्स फॉलो किए थे, कौन कौन से टॉपिक्स के लिए, ये भी वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब शॉर्ट्स में, वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप मतलब कुछ भी ऐसा छूट गया, हिमैट वगैरह तो है वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। उसमें सारा अनीमिया का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं PDF शेयर कर देती हूँ आपसे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि एग्जामिनर्स को इम्प्रेस करने के लिए कैसे आंसर्स लिखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। बाय बाय।